हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन आया था आज के पेपर में 10 मई को साइंस के पेपर में। तो आप देख रहे हैं, एक सर्किट देख रहे हैं, वोल्ट मीटर लगा है 5 ओम में, 20 वोल्ट की बैटरी है, एक की है और R2 10 ओम है, R3 4 ओम है, R4 6 ओम है, R5 10 ओम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है फर्स्ट, सेकंड पूछा गया है कितना करंट ड्रॉन हुआ है और थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम पूछा गया है। बहुत ही इजी सवाल है। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट, यहाँ देखिए इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो भी करंट आ रहा है कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये आई करंट आया, ठीक है। जब आई करंट आया 2 में डिवाइड हुआ, मान लेते हैं ये आपका I1 है और ये बेटा आपका I2 है, ठीक है। ये जो करंट आई था इस पॉइंट में 2 में डिवाइड हो गया। अब ये जो I1 जा रहा है, I1 यहां भी जाएगा, R4 में भी जाएगा और R3 में भी I1 जाएगा। तो I1 दोनों में जा रहा है, R3 R4 में दोनों I1 ही जा रहा है। जब सेम करंट जा रहा है तो क्या होता है, सीरीज होता है। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज का क्या हो जाता है, हमारा ऐड हो जाता है। तो 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब सॉल्व होने के बाद अब नीचे का नहीं बनाऊंगा, स्पेस ज्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे समझ लिएगा ये 5 ओम है और ये आपका 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये फिर आपका 10 ओम है और ये सिंप्लीफाई होके आपका आ गया 10 ओम। ये आ गया आपका 10 ओम और फिर ये आपकी बैटरी लगी है। अब जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे आई करंट आया था, 2 में डिवाइड हुआ, किस किस में डिवाइड हुआ, एक I1 में डिवाइड हुआ और I2 में, ठीक है। अब क्योंकि दो अलग अलग करंट जा रहे हैं इन रेजिस्टेंस में, तो ये दो रेजिस्टेंस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो पैरेलल का होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है R/N। तो सेम रेजिस्टेंस है तो 10 और कितने हैं 2, तो क्या आ जाएगा 5 ओम। तो इसको सॉल्व करने के बाद 5 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं एक रेजिस्टेंस पुट कर सकता हूं, तो जब एक रेजिस्टेंस में पुट करूंगा तो ये 5 और इसको भी सॉल्व करने के बाद 5 आया था और ये मेरा 10 और ये बैटरी। तो ये हमारा 5, ये 10, सॉरी ये हमारा निकल के आया बेटा 5 और ये 10। अब देखिए जो भी करंट जाएगा आई, वो सब में आई ही करंट जाएगा। तो ये तीनों जो हमारे हो जाएंगे बेटा, ये क्या हो जाएंगे सीरीज। और सीरीज में हम सब जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 तीनों का सम। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 + 5 + 10, तो आ जाएगा 20 ओम। तो पहले का जो आंसर है वो है बच्चा 20 ओम, ठीक है। अब सेकंड पूछ रहा है करंट ड्रॉन। तो करंट ड्रॉन भी बहुत सिंपल है। करंट ड्रॉन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे V = IR। टोटल वोल्टेज कितना दिया गया आप देख रहे हैं 20, आपको I निकालना है और टोटल करंट अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला है 20। तो ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएंगे तो I आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये आ गया आपका 1 एम्पियर। तो सेकंड का आंसर है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर है 1 एम्पियर, ठीक है। सेकंड का आपका आंसर जो है वो है 1 एम्पियर, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, तो हमें इसके अक्रॉस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, V1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज R1, ठीक है। या आपने करंट निकाल ही लिया है तो डायरेक्ट आपका इससे आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। तो आप सिंपली फिर से लगा दीजिए V = IR, ठीक है। तो I आपने निकाल लिया है, I कितना निकाला है आपने 1 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5। तो आपका V आ जाएगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका 5 वोल्ट आ जाएगा तीसरे का आंसर। तो तीसरे का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 वोल्ट। तो आई होप सो आपके तीनों आंसर आए होंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको बन गया होगा। थैंक यू सो मच।
हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है और जिसकी पावर 1100 वॉट है और 220 वोल्ट मेन सप्लाई से वो कनेक्टेड है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है पी कितना गिवन है 1100 वॉट और वोल्ट कितना गिवन है हमें 220 वोल्ट। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट करंट। ठीक है, अब आप देखिए एक फॉर्मूला सोचिए जिसमें P आता हो, V आता हो और I आता हो। कौन सा फॉर्मूला होता है वो? करेक्ट, P इक्वल टू VI। तो P कितना दिया गया है 1100, V कितना दिया गया है 220, I निकालना है 11 1 जा 11 2 जा 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो I आपका आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है एनर्जी निकालना, एनर्जी हमें निकालना है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पावर कितनी दी गई है हमें? पावर दी गई है 1100 और टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 5 आर और कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो टोटल आर कितना हो जाएगा? एक दिन में 5 घंटे, तो 6 दिन में 30, 5 इंटू 6 आर। तो ये हमारा आ जाएगा वॉट आर में। किस में आ जाएगा? वॉट आर में। अब हमें किलो वॉट आर में करना है तो क्या करेंगे? करेक्ट, डिवाइड बाय 1000। तो 1100 इंटू 5 इंटू 6 बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा किस में आ जाएगा? किलो वॉट आर में। इसको सॉल्व करेंगे, डबल जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 33 किलो वॉट आर। तो ये आपका आ जाएगा 33 किलो वॉट आर। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट पूछा गया है, थर्ड है हमारा टोटल कॉस्ट। तो हम जानते हैं कि 1 किलो वॉट आर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आया था 33 किलो वॉट आर। तो ये हो जाएगा 33 यूनिट और एक यूनिट का कितना रुपए है? 5 रुपए है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33 यूनिट था हमारा आंसर, एक यूनिट 5 रुपए के बराबर है। तो 33 इंटू 5 रुपीज हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 1 5 15 16, 165 रुपीज आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 165 रुपीज। ओके, आई होप आपसे बन गया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप एंड हैंस डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है और जो रिलेशन होता है ये एरिया होता है, सिलेंड्रिकल शेप का ये एरिया होता है और ये लेंथ होती है सिलेंड्रिकल शेप की, है ना। और जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में वो क्या होता है? R इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, ये होता है रिलेशन जहां पे R हमारा रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है, R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ए क्या होता है हमारा? एरिया होता है, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है और एल हमारा क्या होता है? लेंथ होता है। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन है, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। और फिर बोला है हैंस डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, हमें एसआई यूनिट निकालना है रेजिस्टिविटी का। तो इसी फॉर्मूले से हम रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब आर की यूनिट क्या होती है? आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और एल का होता है मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है उसकी जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी ओम मीटर। क्या आ जाएगी? ओम मीटर। ठीक है, तो ये हमारी एसआई यूनिट आ जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी की। ठीक है, ओम मीटर। अब बी पार्ट इसका करते हैं, ये तो हमारा हो गया ए पार्ट हो गया। अगर हम इसका बी पार्ट करें तो इसका जो बी पार्ट है
बोला गया फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, लेंथ है 2 मीटर की और एरिया है, एरिया क्या है हमारा 1.4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमें गिवन है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 0.04 ओम, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में। तो सब ऐसा यूनिट में है, बस फॉर्मूला में रखना है। तो रेजिस्टिविटी का भी हमने फॉर्मूला देखा है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। तो R की वैल्यू कितनी है 0.04, A की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 10 की पावर -6 और L कितना है हमारा 2। तो 2 1 जा और 2 0.02 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 10 की पावर -2 इसमें चला जाएगा, तो 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये बन क्या होगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप सबने ये डायग्राम आज देखा होगा 10 मई के पेपर में। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेट है, एक एल्यूमिनियम की रॉड है और करंट जो फ्लो हो रहा है B2A फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन करंट इज पास थ्रू एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड A टू एंड B टू एंड A। जब करंट पास होगा B से A में तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। क्या आंसर है, फोर्स विल अप्लाई। किसमें अप्लाई होगा, फोर्स विल अप्लाई ऑन एल्यूमिनियम रॉड। फोर्स विल अप्लाई ऑन एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है, बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फोर्स लग जाएगा इस रॉड में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है वो एक शिकारी की तरह होता है और अगर उसको अपना शिकार जो कि एक करंट होता है वो मिल जाता है तो उस पर क्या लगा देता है, फोर्स लगा देता है। तो पहले का आंसर है फोर्स। फिर बी अपन देखते हैं। बी बोला गया है कि व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन एक्सिस ऑफ रॉड AB इज मूव and aligned parallel to magnetic field and current is passed in the same direction। बोला गया है कि क्वेश्चन में दिया था इसकी फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड दी गई थी, फील्ड की डायरेक्शन है ना, और रॉड जो था हमारा अभी थोड़ा इंक्लाइन दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था कि आपका जो रॉड है वो हॉरिजेंटल है, ठीक है, और करंट B to A ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसा आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे की सिचुएशन थी, है ना, तो हम फोर्स इसमें लग जाता है। अब बोल रहा है कि इस रॉड को ऐसा घुमा अलाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे ही हमारी रॉड हो जाती है, ऐसे ही हमारी क्या हो जाती है, रॉड हो जाती है। तो हमारी जब रॉड भी ऐसी हो जाएगी तो हमें कैसा मतलब क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रॉड जो हो गई है अलाइन हो गई है, ठीक है, रॉड हो गई है अलाइन हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो गई है रॉड हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या फोर्स लगेगा, हम पूछ रहे हैं क्या हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन ये होगा नो फोर्स विल एक्ट। क्या आंसर होगा, नो फोर्स विल एक्ट, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स तभी लगता है जब क्या हो, फोर्स तभी लगता है जब हमारा करंट और फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसा कि पहले वाले केस में था, हमारा करंट और फील्ड क्या थी, परपेंडिकुलर थे। तो जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तब लगता है फोर्स। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, उसी की लाइन में अलाइन है। जब उसी के लाइन में अलाइन है तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो फोर्स विल एक्ट। थैंक यू सो मच।
हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट क्या होता है, उसका दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ। ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ऐसे यहीं पे भी होता है, नीचे भी अगर वैसे ही होगा सेम चीज होगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हमें समझना है। एक और फील्ड लाइंस हम बना देते हैं थोड़ा इस डायग्राम के लिए। इसकी भी डायरेक्शन ऐसी होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब ये फील्ड लाइंस है। अब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, अगर मान लो मुझे इस ए पॉइंट में फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो रूल क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस पे क्या करो, आप टेंजेंट ड्रॉ करो। देखिए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। जो ये टेंजेंट है वो हमें बता देगा, क्या बता देगा, डायरेक्शन। किसकी बता देगा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। सो दिस टेंजेंट विल टेल, क्या बताएगा, दिस टेंजेंट विल टेल डायरेक्शन ऑफ, this direction will tell direction of magnetic field। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हो गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे समझे, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड में हमारे क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पास पास होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस फील्ड लाइन को, देखिए इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं, तो इनके बीच में जो गैप है बहुत कम होता है। ठीक है, और सेकंड और थर्ड के बीच में देखिए गैप क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहां पे जो गैप है बच्चा वो क्या है, ज्यादा है, और यहां पे जो गैप है बेटू वो क्या है, कम है। ठीक है, तो अगर स्पेसिंग बिटवीन फील्ड लाइंस इज मोर, अगर ज्यादा है तो फील्ड इज वीक। फील्ड कैसी होती है, वीक। एंड वाइस वर्सा मतलब अगर लाइंस स्पेसिंग फील्ड लाइंस बीच में कम है तो फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे कम है तो मैग्नेट के पास फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम होती है और मैग्नेट से दूर फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह फील्ड लाइंस की स्पेसिंग देख के हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता देते हैं। तो एक बार मैग्नेट में फील्ड लाइन ड्रॉ करने से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दिया। डायरेक्शन कैसे बताया, टेंजेंट ड्रॉ करके। अगर यहां पे पता करना है तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। और फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्पेसिंग देखा जाता है फील्ड लाइंस के बीच में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप देख रहे हैं एक कॉइल रैप है। ठीक है, एक आयरन कोर में, और उस कॉइल से अटैच है आपका गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। और एक मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एक मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो हम सब जानते हैं जो गैल्वेनोमीटर होता है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सेंसिटिव करंट। कैसे करंट, सेंसिटिव करंट, बहुत ही कम, मतलब माइक्रो एम्पियर का करंट ये नाप लेता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, फिर वाई निडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स कॉइल। तो निडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई, बिकॉज निडल क्यों होगी, अभी हमने देखा करंट आया होगा। तो इसका आंसर है बिकॉज
करंट फ्लोज इन सर्किट, ठीक है, क्योंकि करंट आया है बाय द फिनोमिना ऑफ, कौन सा फिनोमिना होता है, बाय द फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना के कारण ये जो है करंट आया, क्योंकि जब भी मोशन होता है मैग्नेट का या कॉइल का, जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में करंट आ जाता है। What will observe in galvanometer if coil and magnet move with same speed and same direction? अगर दोनों सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन मूव करेंगे, जैसे मैग्नेट भी ऐसा मूव कर रहा है और हमारा कॉइल भी पूरा सेटअप ऐसे मूव करेगा, ठीक है, या अगर मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है और कॉइल भी ऐसे मूव करेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिलेटिव स्पीड नहीं होती है, मतलब स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए, 0। अगर सेम स्पीड होती है, सेम डायरेक्शन होता है तो इंड्यूस करंट नहीं होता है, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन क्या है हमारा, विल देयर बी एनी मोमेंटरी चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इफ नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज एंड मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज मूव? तो यस, डेफिनेटली यस, ठीक है, डिफ्लेक्शन विल बी मोर, क्या होगा, डिफ्लेक्शन विल बी मोर, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के और नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। तो जितने ज्यादा टर्न्स होते हैं और जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, उतना इंड्यूस करंट ज्यादा होता है, ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स स्वप्निल। आप देख रहे हैं क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बहुत सिंपल आंसर है, the phenomena of having induced current, the phenomena of having induced current with the help of changing magnetic फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण से जो इंड्यूस्ड करंट मिलता है उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर एक कॉइल है, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट को अगर हम मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो अपने आप इसमें क्या आ जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर वन एंड ऑफ अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। बहुत सारे टर्न्स हैं एक कॉइल में और गैल्वेनोमीटर है और एक मैग्नेट है जो मूव नहीं कर रहा है। तो भले ही कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों ना हो, भले ही नंबर ऑफ टर्न्स क्यों ना हो, लेकिन अगर रिलेटिव स्पीड ही नहीं है तो इंड्यूस करंट क्या होगा, 0। सो इसका आंसर है इंड्यूस्ड करंट इज 0 बिकॉज देयर is no relative speed, there is no relative speed, कोई स्पीड ही नहीं है, रिलेटिव स्पीड ही नहीं है। हमारा कॉइल भी रेस्ट में है, मैग्नेट भी रेस्ट में है, तो इट डजेंट मैटर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो, इट डजेंट मैटर कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, अगर रिलेटिव स्पीड नहीं है तो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। थैंक यू सो मच।